नेक्स्ट थ्योरम, इफ एन इरेशनल नंबर थीटा lies between two consecutive terms a by b and c by d of the Faraday sequence of order n। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है कि हमारे पास टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं a बाय b एंड c बाय d किसी फेरे सीक्वेंस जो कि कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर n की, और हमें गिवन है कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक इरेशनल नंबर थीटा लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज होल्ड। ये दो इनइक्वालिटी हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है कि इन दोनों इनइक्वालिटीज में से कम एक इनइक्वालिटी तो होल्ड होगी। ठीक है, गिवन दैट a by b and c by d are two consecutive फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर n, और हमें गिवन है कि जो थीटा इरेशनल नंबर है वो इन टू कंजिक्यूटिव फ्रैक्शंस के बीच में लाई कर रहा है। सो लेट अस सपोज दैट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज डजंट होल्ड। हमें दिखाना है कि दोनों में से कम एक इनइक्वालिटी तो होल्ड हो। हमने मान लिया उससे अपोजिट, हमने मान लिया ना तो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है और ना ही ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है। अब देखो, अगर होल्ड हो रही होती तो लेस देन होता, अब होल्ड नहीं हो रही तो इसका मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ये। ठीक है, यहाँ से हमने ये वाली चीज लिख दी और बोला कि ये भी होल्ड नहीं हो रही तो यहाँ से ये वाली चीज आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम ये वाली चीज लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास थीटा क्या है, a बाई बी से बड़ा नंबर है, तो हम बड़े नंबर में से जब छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और हमें पता है मोड ऑफ एक्स कैसे ओपन होता है, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होती है जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स कब होती है, जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर आप इक्वलिटी भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि अब यहाँ पर देखो थीटा माइनस a बाई बी, थीटा बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से जब छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव टर्म आएगी, तो मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो। तो ये एक पॉजिटिव टर्म है तो इसका मोड किसके बराबर, इसी के बराबर आ जाएगा। तो इट मीन्स थीटा माइनस a बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से थीटा माइनस c बाई डी, बड़ा कौन है, c बाय डी बड़ा है, तो इसका मतलब हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नेगेटिव टर्म आएगी, और ये नेगेटिव तो मतलब x लेस देन 0, तो मोड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स। तो x की जगह हमारे पास थीटा माइनस सी बाई डी, तो माइनस एक्स क्या बनेगा, c बाई डी माइनस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ये x है ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। क्यों, क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी मोड की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स मीन्स c बाई डी माइनस थीटा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 डी स्क्वायर। अब देखो एडिंग बोथ इनइक्वालिटीज, अब हमने इसको और इसको क्या किया, ऐड किया, लेफ्ट टर्म लेफ्ट में और राइट वाली टर्म राइट में ऐड होंगी। अब यहाँ से जब ऐड करेंगे तो इस थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, c बाई डी माइनस a बाय बी विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 बी स्क्वायर प्लस 1/2 डी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ से एलसीएम लिया हमने, यहाँ से 1/2 को कॉमन निकाल लिया। अब बी सी माइनस ए डी, ये कैसे है, देखो a बाई बी और c बाई डी कंजिक्यूटिव फ्रैक्शन है किसकी, फेरे सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर n की। तो हमें पता है कि अगर ऐसा कंजिक्यूटिव फ्रैक्शंस है तो बी सी माइनस ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, ये थ्योरम हमने पहले पढ़ी थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1/BD इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। यहाँ भी एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वाली चीज बन गई। अब 2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ देखो 2b स्क्वायर डी स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ से क्या होगा, 2b स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो कैंसिल होकर 2bd बचेगा विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज लिख रखी है। अब देखो तो हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्र प्लस डी स्क्र माइनस 2bd इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और ये क्या है, b माइनस डी का होल स्क्र विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0, बट कोई भी पॉजिटिव टर्म का स्क्र और b और d यहाँ पर इक्वल नहीं है, और किसी भी टर्म का स्क्र
क्या इधर पॉजिटिव टर्म आएगी, तो लेस देन 0 नहीं हो सकता था, तो कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम मानकर चले थे कि दोनों इनइक्वालिटीज में से एक भी इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, तो इसका मतलब है हेंस एटलीस्ट वन ऑफ द इनइक्वालिटी होल्ड। ठीक है, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब नेक्स्ट देखो इरेशनल नंबर थ्योरम है। इफ अ पोलिनोमियल इक्वेशन विद इंटेग्रल कोफिशिएंट्स, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, ये इसने पोलिनोमियल लिख रखी है, जहां Cn इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, हैज अ नॉन जीरो रैशनल सॉल्यूशन, इसके पास क्या है, एक नॉन जीरो रैशनल सॉल्यूशन है, जिसे इसने क्या नाम दिया, a बाई बी, वेयर द इंटीजर्स a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम। गिवन है कि जो ये सोल्यूशन है a बाई बी, किसका, इस इक्वेशन फर्स्ट का, उसमें a और b की जीसीडी क्या है, 1 है, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम गिवन है, तो इसका मतलब यही है कि a और b की जीसीडी 1 है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन a डिवाइड c नोट एंड b डिवाइड cn, जो नंबर a होगा वो डिवाइड करेगा कांस्टेंट टर्म को, और जो नंबर b होगा वो डिवाइड करेगा हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब देखो, सिंस a बाई बी इज अ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, हमें गिवन है कि a बाई बी है, सोल्यूशन है फर्स्ट का, सो a बाई बी मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो हमने क्या किया, x की जगह जब हम a बाई बी रखेंगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या करो, b रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। ठीक है, हम क्या करेंगे, b रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर n बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास जब लेफ्ट में करेंगे तो देखो cn an, क्योंकि bn से bn कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से देखो b की पावर n माइनस 1 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और b की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ b बचेगा। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरी की पूरी इक्वेशन को b रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई किया। अब जब राइट साइड में हमारे पास 0 है तो 0 इंटू बी एन तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब देखो, जो a है वो डिवाइड करेगा cn इंटू ए रेज टू पावर n को, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल है ना a का, तो a तो इसे डिवाइड करेगा ही करेगा। इसी तरीके से a इसे भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये टर्म भी पूरी क्या है, मल्टीपल है a की। इसी तरीके से a इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब a इन सबको डिवाइड कर रहा है तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, दैट इम्प्लाइज a डिवाइड्स इन सबके सम को भी। ठीक है, अब देखो इन सब के सम की वैल्यू क्या है, a डिवाइड्स माइनस सी नोट बी एन। ये कैसे लिखा, यहां से देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे अभी हम, इस टर्म की, इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो सी एन ए एन प्लस सी एन माइनस 1 ए एन माइनस 1 बी प्लस सी वन बी रेज टू पावर एन माइनस 1 ए। ये टर्म मैंने इसी तरफ रखी, और इस टर्म को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस सी नोट बी रेज टू पावर एन आ जाएगा। ठीक है ना, इस टर्म को जब राइट साइड में लेकर जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगी। तो यहां से देखो इस टर्म की वैल्यू, ये देखो यही टर्म है यहाँ पर भी, इस टर्म की वैल्यू कितनी है, माइनस सी नोट बी एन। तो ए डिवाइड किसको कर जाएगा, इसकी वैल्यू हमने रख दी माइनस सी नोट बी एन। अगर नेगेटिव को कर रहा है तो इसके पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव टर्म को भी करेगा, तो a डिवाइड किसको कर जाएगा, सी नोट बी रेज टू पावर n को। बट देखो हमें गिवन क्या है कि a और b की जीसीडी कितनी है, 1 है, क्योंकि a और b कैसी हैं, रिलेटिवली प्राइम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a और b की जीसीडी तो 1 है, तो a किसे डिवाइड करेगा, c नोट को। ठीक है, तो यहां से हमारा एक चीज प्रूव हो गई कि a किसको डिवाइड कर रहा है, c नोट को डिवाइड कर रहा है। अब सिमिलरली देखो सेम हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है कि जो b है वो डिवाइड किसे करे, cn को डिवाइड करे। अब वो कैसे करेंगे, देखो b डिवाइड करेगा c नोट bn को, क्योंकि b अपने मल्टीपल को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। इसी तरीके से b इस टर्म को भी डिवाइड करेगा, b इस टर्म को भी डिवाइड करेगा। अगर b इन सबको डिवाइड कर रहा है तो इन सब के सम को भी डिवाइड करेगा। अब यहां से इसके सम की वैल्यू निकाली हुई है, देखो यहां से इसके सम की वैल्यू क्या आएगी। अब हम क्या करेंगे, देखो इसने पहले पहले क्या हुआ था, b इन सबको डिवाइड, यहां से अब इस टर्म को हम क्या लेके जाएंगे, अब की बार इस टर्म को राइट साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस टर्म को जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जो ये टर्म है वही तो ये चीज है, देखो ये वाली टर्म
और ये वाली टर्म सेम है, और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या आएगी, इसकी वैल्यू माइनस सी एन ए एन, क्योंकि जब इस टर्म को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव भी हो जाएगी, तो हमारे पास इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी एन ए एन। ठीक है, तो यहाँ पर इसने वही रख दी, इस पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू उठाकर यहाँ से पुट कर दी। ठीक है, तो बी डिवाइड्स माइनस सी एन ए रेज टू पावर एन। अगर बी इस टर्म को डिवाइड करे तो इसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव, तो बी डिवाइड्स सी एन ए रेज टू पावर एन। ए और बी की जीसीडी 1 है, तो बी किसे डिवाइड कर जाएगा, सी एन को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमें ये चीज प्रूव करनी थी कि ए डिवाइड कर जाए कॉन्स्टेंट टर्म को और बी डिवाइड कर जाए सी एन को। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव कर दी। इसके बाद देखो क्रोलरी। अब यहाँ इसने क्या किया है, देखो ऊपर हमने इन जनरल प्रूफ कर दिया है किसी पोलिनोमियल के लिए, बस अब इसने यहाँ क्या किया कि जो सी एन हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट था पोलिनोमियल का, इसमें इसने यहाँ इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 कर दी। देखो इफ अ पोलिनोमियल इक्वेशन फर्स्ट with cn is equals to plus minus 1 has a non-zero rational solution, that solution is an integer dividing c नोट। इसने बोला अगर किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन कौन सी बोल रखी है, फर्स्ट बोल रखी है, बट इसके अंदर क्या है कि जो सी एन है उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1 हो जाए, इसके पास नॉन जीरो रैशनल सोल्यूशन होगा, और जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, हमें गिवन है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट जहां सी एन की वैल्यू प्लस माइनस 1 है उसके पास एक नॉन जीरो रैशनल सोल्यूशन है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, दैट सोल्यूशन की जो वो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा, प्लस में वो डिवाइड किसको करेगा, सी नोट को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो इसने बोल रखा है कि इसके पास क्या है, एक सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन हमने मान लिया क्या है, ए बाई बी, इसने बोला हैज अ नॉन जीरो रैशनल सोल्यूशन कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पोलिनोमियल इक्वेशन फर्स्ट में जहां सी एन की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, इसके पास इसने बोल रखा है कि एक रैशनल सोल्यूशन है। हमने मान लिया वो सोल्यूशन क्या है, ए बाई बी है विद बी ग्रेटर देन 0। अब अगर इसके पास ये सोल्यूशन है तो हमने अभी लास्ट थ्योरम में क्या किया, पढ़ा था कि ए डिवाइड करेगा सी नोट को और बी डिवाइड करेगा सी एन को। तो यहां से भी देखो अगर ए बाई बी सोल्यूशन है तो लास्ट थ्योरम से क्या होगा, ए डिवाइड करेगा सी नोट को और बी डिवाइड किसको करेगा, सी एन को। बट देखो सी एन की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1 है, तो इट मीन्स बी हमारे पास किसको डिवाइड करेगा, प्लस माइनस 1 को। अब बी अगर प्लस माइनस 1 को डिवाइड करेगा तो बी के पास कितने चॉइस हैं, प्लस माइनस, बी डिवाइड्स प्लस माइनस 1, और प्लस माइनस 1 को डिवाइड कौन कौन करता है, या तो प्लस 1 ही करेगा या फिर माइनस 1 करेगा। तो इट मीन्स बी के पास दो चॉइस हो गई, या तो प्लस 1 होगा बी या फिर माइनस 1 होगा। बट बी कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो माइनस 1 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, बी 1। तो यहां से हमारे पास आ गया दैट इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर जो हम ए बाई बी सॉल्यूशन मानकर आए थे वो क्या बन गया, ए बाई 1, क्योंकि बी की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब ए बाई बी क्या हो गया, ए विच इज अ इंटीजर। तो सॉल्यूशन हमने माना था ए बाई बी जो किसके बराबर है, ए के बराबर, मतलब इंटीजर के बराबर। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। हमने सोल्यूशन ए बाई बी माना था जो कि एक इंटीजर है, तो इसका मतलब जो इसके पास सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। और देखो ऑल्सो सिंस ए डिवाइड सी नोट, ठीक है, ए किसको डिवाइड करेगा, सी नोट को। देखो उसने लिख रखा है सॉल्यूशन होगा दैट सॉल्यूशन इज एन इंटीजर डिवाइडिंग सी नोट, की जो सॉल्यूशन होगा वो किसको डिवाइड करेगा, सी नोट को डिवाइड करेगा। सॉल्यूशन हमने क्या माना है, ए बाई बी, तो हमें दिखाना है कि जो ए बाई बी है वो किसे डिवाइड करे, सी नोट को डिवाइड करे। अब देखो सिंस ए डिवाइड सी नोट, अगर ए सी नोट को डिवाइड कर रहा है तो दैट इंप्लाइज ए बाय 1 ऑल्सो डिवाइड सी नोट। दैट इंप्लाइज यहाँ पे 1 किसके इक्वल था, बी के इक्वल, तो ए बाय बी किसको डिवाइड कर रहा है, सी नोट को, इज ऑल्सो अ सोल्यूशन इन इंटीजर। तो जस्ट वही बात लिख रखी है, बस हमें दिखाना था कि जो वो सोल्यूशन होगा वो किसको डिवाइड करे, सी नोट को। और ये चीज हमने दिखा दी कि जो ए बाय बी सोल्यूशन था वो किसे डिवाइड कर रहा है, सी नोट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्रोलरी है नेक्स्ट 6.15, बिल्कुल सेम है, पर्टिकुलर केस है किसका, थ्योरम 6.13 का। ठीक है, देखो स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी इंटीजर्स c एंड n ग्रेटर देन 0 द ओनली रैशनल सॉल्यूशन इफ एनी ऑफ xn इज इक्वल्स टू c आर इंटीजर्स। इसने बोला कि कोई भी हमारे पास इंटीजर है c, तो xn इज इक्वल्स टू c के पास क्या होंगे, अगर रैशनल सॉल्यूशन है तो वो कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे।
देखो इसने बोल रखा है यहाँ पे बता रखी है सही, दस एक्स एन इज इक्वल्स टू सी हैज रैशनल सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ सी इज द nth पावर ऑफ एन इंटीजर। मतलब क्या है कि देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास सी और एन कोई भी इंटीजर है, तो इसके जो रैशनल सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इसके जो रैशनल सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रूव करना है एक्स एन इज इक्वल्स टू सी हैज रैशनल सोल्यूशन। अभी हम फर्स्ट क्या मान के आएंगे, चलेंगे एक बार तो हम मानकर चलेंगे कि एक्स एन इज इक्वल्स टू सी, इसके पास क्या है, रैशनल सोल्यूशन मानकर चलेंगे। और क्या दिखा देंगे कि इसके पास क्या है, इंटीजर सोल्यूशन। इंटीजर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स की जगह जब हम कोई इंटीजर रखेंगे तो उसकी पावर एन करने पर क्या आ जाए, सी आ जाए। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ वही लिख रखा है, सी क्या हो, nth पावर हो किसकी, किसी ना किसी इंटीजर की। और एक बार मानकर चलेंगे कि सी क्या है, nth पावर है किसी ना किसी इंटीजर की। और क्या शो करेंगे कि एक्स एन इज इक्वल्स टू सी के पास एक रैशनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो लेट कर लिया हमने, सबसे पहले मानकर चले कि क्या इसके पास एक रैशनल सोल्यूशन है। तो लेट कर लिया, वो रैशनल सोल्यूशन क्या है, a बाय बी है। और हमें प्रूफ क्या करना है इस केस में कि जो c है वो nth पावर होगा किसी ना किसी इंटीजर की। तो हमने मान लिया a बाई बी कोई रैशनल सोल्यूशन है एक्स एन इज इक्वल्स टू सी का, तो इट मीन्स इसे सेटिस्फाई करेगा। देन बाय लास्ट थ्योरम देखो, अगर a बाई बी सोल्यूशन है इसका, देखो ये पोलिनोमियल है एक तरीके से। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, एक्स एन इज इक्वल्स टू सी। और थ्योरम 6.13 में हमने पोलिनोमियल क्या ली थी, सी एन एक्स एन प्लस सी एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स स्क्र, ये थी। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये वन है, तो मतलब इस में हमारे पास सी एन की वैल्यू कितनी है, वन। इसकी वैल्यू कितनी, जीरो, क्योंकि हमारे पास एक्स एन माइनस वन वाली टर्म्स तो आ ही नहीं रही। यहाँ से इस तरीके से सारे के सारे कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ना तो एक्स वाली टर्म किसकी, एक्स एन वाली टर्म है तो वन है। और यहाँ पर सी क्या है, कोई कॉन्स्टेंट, तो सी नोट की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस सी नोट बन जाएगा ना ये, तो सी नोट की वैल्यू किसके इक्वल, माइनस सी नोट किसके इक्वल, सी के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कंपेयर कर लिया ना इससे। अब देखो उस थ्योरम में हमने क्या किया था कि अगर a बाई बी कोई रैशनल सोल्यूशन है, अगर a बाई बी कोई रैशनल सोल्यूशन है जहां a और b की जीसीडी वन है, तो a है वो डिवाइड करेगा c नोट को, और जो b है वो किसे डिवाइड करेगा, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट cn को। ठीक है, a डिवाइड करेगा कांस्टेंट टर्म को और b डिवाइड करेगा हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर भी हमने क्या माना है कि a बाई बी क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अगर a बाई बी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, देखो तो a है वो डिवाइड किसको करेगा, a डिवाइड किसको करेगा, कांस्टेंट टर्म को, क्योंकि यहाँ पर भी तो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर रहा था। तो a डिवाइड करेगा किसको, c को। ठीक है ना, आप बोलोगे कि हाँ ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म c है, ठीक है, तो ए डिवाइड किसको करेगा, सी को। वो कोई बात नहीं होती माइनस प्लस की, अगर सी ए डिवाइड सी को कर रहा है तो माइनस सी को भी करेगा। इस थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम। ए किसको डिवाइड करेगा, कांस्टेंट टर्म को, बी डिवाइड करेगा हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को बाय थ्योरम 6.13। तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, तो ए डिवाइड करेगा सी को, एंड बी किसे डिवाइड करेगा, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को। और हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट मतलब सीएन, और सीएन की वैल्यू इस केस में हमारे पास कितनी है, वन। तो बी किसे डिवाइड करेगा, वन को। अब बी वन को डिवाइड करे तो बी क्या होगा, वन होएगा। और अगर बी वन है तो ए बाई बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल, क्योंकि बी की वैल्यू तो वन होगी। और ये हमारे पास सोल्यूशन था, तो मतलब ए हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन किसका, फर्स्ट का। तो a इज एन इंटेग्रल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, देयरफॉर सेकंड, अगर a सोल्यूशन है किसका, फर्स्ट का, तो a इसे सेटिस्फाई भी करेगा, तो मतलब a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू c। तो अब देखो हम a बाई बी कोई रैशनल सोल्यूशन मानकर चले थे और हमने क्या दिखा दिया कि जो c है वो क्या है, nth पावर है किसी ना किसी एक इंटीजर की। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी इस पार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या मानकर चलेंगे कि जो c है वो nth पावर है किसी इंटीजर की। तो हमने मान लिया c इज द nth पावर ऑफ इंटीजर a। ठीक है, तो a हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन बन जाएगा किसका, फर्स्ट का। क्यों, क्योंकि a सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को।
अगर ए सोल्यूशन है फर्स्ट का तो ए बाय वन, ए लिखो या ए बाय वन लिखो एक ही बात है, तो ये भी सोल्यूशन होगा। और ए बाय वन को हम लिख सकते हैं ए बाय बी, वेयर बी इज इक्वल्स टू वन, तो ए बाय बी इज अ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। दस ये हमारे पास क्या हुआ, रैशनल सोल्यूशन हो गया। वैसे भी हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो ए बाई बी इज ऑल्सो आ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो ए बाई बी क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। हम मान के चलते हैं कि जो सी है वो nth पावर है किसी इंटीजर की, और हमने दिखा दिया कि एक्स एन इज इक्वल्स टू सी के पास क्या है, एक रैशनल सोल्यूशन है, तो इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी क्रोडरी कंप्लीट होती है। इसके बाद एक थ्योरम हो रहा है वो थोड़ी बड़ी है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।